ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? सैट एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे थे, लेकिन अभी आपको पता है कि आपका सैट एग्जाम का कोई डेट फिक्स नहीं है, उसके लिए कुछ क्लैरिटी है नहीं कि आपका सैट एग्जाम कब होगा। तो अभी हम लोग रिवीजन को स्टॉप कर रहे हैं, और जो अभी रिवीजन क्लासेस के पहले आपका चैप्टर चल रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जहां तक हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो भी चीजें पढ़ाई जा चुकी थी उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। जब भी आपका सेट एग्जाम का डेट आ जाता है तो फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर हम लोग ये कोर्सेज को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि समय निकलते जाएगा और टाइम पर हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5 को अभी कंटिन्यू करते हैं, और जैसे ही डेट आएगा आपके एग्जाम का तो फिर से रिवीजन क्लास अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो समांतर श्रेणी में, अच्छा, काफी दिनों के बाद हम लोग ऐसे क्लास कर रहे हैं जहाँ पर पोल करेंगे। अभी रिवीजन में आपका पोल नहीं हो रहा था, तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट जितने बच्चे हो सभी को पता होगा पोल में कैसे आंसर करना है। आप क्या करोगे, इस सर 3 डॉट स्कूल पर में क्लिक भी आज करोगे। 5.8 शुरू करवाइए। क्या कह रहे हो रवीना, बताइए। सर स्कूल में आज 5.1 शुरू करवाइए। हाँ, स्कूल में 5 शुरू हो गया ना, बिल्कुल स्कूल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि सैट एग्जाम का कुछ क्लैरिटी है नहीं। ठीक है, तो आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, तो पोल में कैसे आंसर करना है इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। पोल में आंसर करने के लिए आपको इस नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब इसमें जो भी आपको सही लग रहे हैं, ए बी सी या डी, मान लो मेरा आंसर डी है तो मैं डी पर क्लिक करने के बाद वोट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो, सारे लोग करिए ताकि बढ़िया से आपका पोल रिपोर्ट बने। तो आज से चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो फिर से आपका पोल पूछा जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी हमने एपी पढ़ा था पिछले क्लास में, तो एपी में क्या सीखा था? समांतर श्रेणी क्या होता है ये सीखा था, उसके प्रथम पद क्या होते हैं यानी फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, और सारवंतर क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर का लिस्ट दिया रहे, एक ऐसा सूची दिया रहे जिसमें हर एक पद का, हर एक संख्या का बीच का जो अंतर है वो सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और उसके पहले वाले टर्म को प्रथम पद कहते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी दो पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। अब किसी भी दो पदों के बीच का अंतर में थोड़ा हमें बताना पड़ेगा कि सर बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा करके लिखेगा। जैसे अगर मैं दूसरा पद ले रहा हूं तो सारवंतर क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी को हम लिख सकते हैं सर सेकंड वाला पद में से, सेकंड टर्म में से या पद में से आप फर्स्ट पद को घटा दीजिए। ठीक है, यहां से निकल जाएगा। या फिर आप अगर थर्ड पद ले रहे हो, कोई एक लीजिए, थर्ड पद में से आप सेकंड वाले पद को घटा दीजिए। ठीक है, सेकंड में से आप थर्ड में से सेकंड को घटाइएगा। अगर मैं ले रहा हूं पांचवा पद, पांचवा पद, तो पांचवा में से आप चौथे पद को घटा दीजिएगा। ठीक है, चौथे पद को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको सर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा डी निकल कर आ जाएगा, सारवंतर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक श्रेणी, जहां पर मैं लिखा 5, 8, 11, अच्छा 11 के बाद 14। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समांतर श्रेणी दे रखा है, क्योंकि इसके सारे टर्म के बीच में आप अंतर देखोगे तो यहाँ भी 3 दिखेगा, यहाँ भी आपको 3 अंतर दिखेगा, यहाँ भी अंतर 3 दिखेगा, 3 3 जोड़ करके लिखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर पहला टर्म क्या है, तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, सबसे बाएं तरफ वाला पद, तो आपको सर पहला पद हमारे पास 5 दिख रहा है, इसका, इस एपी का पहला पद 5 है, तो ए बराबर 5 लिखेंगे। अगर मैं पूछूं सारवंतर, तो सारवंतर क्या होगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। ठीक है, किसी भी दो क्रमागत के बीच का अंतर, तो 8 में से आप 5 को घटाइए, आपको सर 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे सर सारवंतर 3 आया। सारवंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि अगर धनात्मक रहेगा तो सीरीज क्या होगा, बढ़ते रहेगा, अगर ऋणात्मक रहेगा तो सीरीज क्या होगा, घटते रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख देता, अगर मैंने लिखा 10, 8, 6, यहाँ पर 4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर पहला वाला टर्म क्या है, 10 है, और सारवंतर कितना आ जाएगा, सारवंतर देखिए यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 8 में से 10 को घटाइए। ठीक है, तो 8 में से 10 को घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा -2। तो नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव आ रहा है देखो घट रहा है नंबर, नंबर छोटा होते जा रहा है। ठीक है, नंबर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर सारवंतर नेगेटिव आएगा तो नंबर डिक्रीज करेगा, घटते क्रम में सीरीज रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो आज नया क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक जो है आपका
वो आपको पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। मतलब परिमित एक समांतर श्रेणी क्या होता है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। देखो फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, सिंपली यहीं से समझ लो आप। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स और इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जो फिक्स नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं पूर्ण संख्या कितने हैं टोटल, अगर मैं पूछूं पूर्ण संख्या कितने हैं बताओ। अगर मैं बोलूं पूर्ण संख्या कितने हैं टोटल, आप बोलोगे सर अनगिनत, ठीक है, इसे कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है ना, इसका कोई अंत नहीं है, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से चलते रहेगा। आपको सारे डॉट डॉट लगा देते हैं, अनंत तक चलते रहेगा। लेकिन अगर मैं एक बॉक्स बना दूं और इस बॉक्स में कुछ नंबर लिख दूं, मैं लिख दिया 2 5 7 6, मुझे बता इस बक्से के अंदर कितने नंबर है, इस बक्से के अंदर कितने नंबर है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो बोलोगे चार संख्या है, चार संख्या है, इसका मतलब फिक्स हो गया, फिक्स्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, परिमित है, ठीक है, फाइनाइट है, इसको कहेंगे फाइनाइट है। और इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो आपको सर इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब समझ लिया। तो यहाँ पर एपी में इसका क्या रोल है, ठीक है। एपी में सिंपली आप बहुत आसान तरीका में बता रहा हूं, अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो यानी फाइनाइट हो, जिसकी आप गिनती कर सकते हो, तो उसको परिमित एपी कहेंगे। अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या इनफाइनाइट हो, मतलब अनगिनत हो, अपरिमित हो, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते, उसको हम इनफाइनाइट यानी अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। ये तो आपका डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि आप डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, ठीक है, एक डैश लगा देगा, क्या भरोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे पदों की संख्या निश्चित रहेगी, परिमित कहेंगे, पदों की संख्या अनिश्चित रहेगी, अपरिमित कहेंगे, ठीक है। फिक्स में परिमित में हमें अंतिम पद पता होता है और अपरिमित में अंतिम पद पता नहीं होता है। जैसे पहचानने का तरीका और भी आसान है, जैसे मैं यहाँ पर दो सीरीज लगा के रखा हूँ, ठीक है, इन दोनों के बारे में देखोगे तो ये दोनों के दोनों एपी है, ठीक है, दोनों ही के दोनों समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी में आपको नंबर के बीच का अंतर आपको 3 दिख जाएगा। पहले वाले पद की अगर बात करूं, मैं पूछूं यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो पहले एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं आपसे पहला पद कितना है, ए का वैल्यू कितना बोलोगे आप बताओ, प्रथम पद 5 सर। 5, आपको पता सर यहाँ पर प्रथम पद 5 है। मैं पूछूं डी कितना है, 3। डी बोलोगे सर दूसरे वाले में से पहले पद को घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सर 8 में से 5 घटाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं अंतिम पद को, लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, मैं पूछूं इस वाले पहले एग्जाम्पल में अंतिम पद कितना है, आप क्या बोलोगे 20। आपको पता सर यहाँ पर अंतिम पद हमारा 20 दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, क्योंकि इसके बाद कोई डॉट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एल का वैल्यू अंतिम पद 20 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, अगर हमें पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो पदों की संख्या निश्चित हो गई। आपको पता है यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पद है, क्लियर। तो इस वाले एपी में 6 पद है, तो आपको सर ये एक निश्चित या फिर परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित है। वही मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल 2 के पे डिस्कशन करता हूं, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये पहला पद तो आप कहोगे सर 5 ही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर ये बोलोगे सर 8 में से 5 घटा करके मुझे 3 ही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं एल का वैल्यू, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमें नहीं पता, 20 पर खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पर देखना ये खत्म नहीं हो रहा, सीरीज जो है, ये जो श्रेणी है खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डॉट लगाए गए हैं। ये डॉट का मतलब ये नंबर आगे भी चलते जा रहा है, 20 के बाद आपका आएगा 23, ठीक है, 23 के बाद आएगा आपका 26, आप और भी इसको बढ़ा सकते हो सर, 23 आएगा सर, यहाँ पर 26 आएगा, 29 आएगा, और भी आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। सिंपली आप कह दोगे सर यहाँ पर डॉट लगा रखा है, इसका मतलब पदों की संख्या निश्चित नहीं है, हम यहाँ पर अंतिम पद नहीं बता सकते, ठीक है, अनंत तक चलते रहेगा, तो हम कहेंगे सर ये कैसा है, आप कह सकते हो ये जो है अपरिमित है, ठीक है, समझ में आया, इसके पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अपरिमित समांतर श्रेणी है।
और ऊपर वाले एग्जाम्पल को क्या बोलोगे सर? ऊपर वाले एग्जाम्पल में परिमित है, ठीक है, इसमें फिक्स है। क्लियर है? यस सर। तो ये तो ठीक है, मैंने इतनी चीज बताया आपको। पहचानने का तरीका क्या है? सबसे इजी, अगर समांतर श्रेणी के लास्ट में डॉट लगा रहेगा तो अपरिमित हो जाएगा। अगर डॉट लगा रहेगा, देखो ऐसे समझिएगा, रिलेट कर लो। अगर डॉट लगा रहेगा सर अनंत है, नंबर अनंत है, अनंत मतलब अपरिमित, ठीक है। अगर डॉट नहीं है मतलब फिक्स हो गया, फिक्स मतलब परिमित। क्लियर हुआ? सिंपल। तो सिंपल यही है, अगर डॉट लगा रहेगा आपका ना अपरिमित इनफाइनाइट, अगर डॉट नहीं रहेगा आपको होगा सर परिमित, ठीक है। डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर, ये ध्यान रखिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, खाली जगह रहेगा, आपको निश्चित भरना पड़ेगा। अगर पदों की संख्या निश्चित हो तो उसको परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, और अगर पदों की संख्या अनिश्चित हो मतलब फिक्स नहीं हो, अनंत तक बढ़ता जाए, तो उसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाएगा, तो आपको वहां पर परिमित में निश्चित भरिएगा, अपरिमित में अनिश्चित भरिएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? यस सर। चलो, तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये परिमित है कि अपरिमित है, ठीक है। बहुत कम समय लगेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल को देखकर बताओ, परिमित या, अच्छा, परिमित के लिए आप पी लिख दो, अपरिमित के लिए आप ए लिख दो, बस इतना लिख दो, परिमित या अपरिमित। बिल्कुल, आपको पता है सर, यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में, अच्छा देखो, यहाँ पर आपको अगर बोला जाए ना कि चेक करिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप चेक करोगे, लेकिन यहाँ तो बोल दिया ना कि सारे के सारे समांतर श्रेणी है, तो आप चेक नहीं करो, बस देख लो कि समांतर श्रेणी में परिमित है कि अपरिमित है। अगर चेक करना होता तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, 22, 24, 26, 28, डॉट नहीं है, तो आखिरी पद हमारा 28 है। पदों की संख्या फिक्स हो गई, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो हम कहेंगे सर ये कैसा है? परिमित है। पदों की संख्या यहाँ पर निश्चित है, इसको परिमित कहेंगे, डॉट नहीं है, परिमित। सेकंड वाला एग्जाम्पल बताओ। तो सारे एग्जाम्पल के आंसर आ गए, बढ़िया। तो यहाँ पर दिख रहा है सर डॉट, पदों की संख्या अनंत, अनंत मतलब अपरिमित, ठीक है, आपको सर ये अपरिमित हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीसरा देखो, यहाँ पर भी मुझे डॉट दिख रहा है, मतलब पदों की संख्या अनंत है, पदों की संख्या अनंत है, इसका अंतिम पद नहीं बता सकते, तो आपको सर ये क्या है? अपरिमित, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या लिख देंगे? अपरिमित लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला मुझे बताओ, आखिरी वाला। सर पी परिमित। परिमित, ठीक है, परिमित। तो आप थर्ड वाला तो बता ही दिया आपने। और फोर्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पर सर कोई डॉट नहीं है, आखिरी पद मुझे पता है 10 है, ठीक है। लास्ट वाला टर्म 10 है, मतलब निश्चित है पदों की संख्या 10 - 5 0 5 10, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इन दैट केस बोलेंगे सर ये कैसा है? ये परिमित है, ठीक है, फिक्स है। फिक्स मतलब परिमित, फिक्स नहीं मतलब अपरिमित। डॉट रहेगा तो अपरिमित, डॉट नहीं रहेगा परिमित। क्लियर? यस सर। तो इस पे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आसान से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन करिए, दिया गया एक समांतर श्रेणी, आपको चेक नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर मेंशन है कि ये जो भी लिखा हुआ है समांतर श्रेणी है, बस आपको बताना है कि परिमित है या अपरिमित है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, वेट कर लो। बस 2 ही ऑप्शन दिखेंगे आपको, ए या बी। क्वेश्चन नंबर 5, दिया गया समांतर श्रेणी परिमित है या अपरिमित है? परिमित है तो ए लिखिए, अगर परिमित नहीं है तो बी लिखिए। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। चलो, रिस्पॉन्स में ऑन कर दे रहा हूँ, ये मैं भूल गया था, ठीक है। अभी दिख रहा है साहब? यस सर। ठीक है। तो अभी तक 9 आंसर आए हैं, 9 में 9 सही, बाकी बच्चे करिए। तो यहाँ पर देखो, पदों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है, ठीक है, उसी पे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मिलेंगे, ओनली 20 सेकंड और रुकेंगे, ओनली 20 सेकंड्स, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना है, आप देखकर आंसर बता दोगे। 15 सेकंड। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं जो आप काफी कम समय में उसका आंसर कर लीजिए, ठीक है, टाइम बचाइए उसमें, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल 20 आंसर आए हैं और 20 में मुझे 19 आंसर सही दिख रहे हैं, एक आंसर गलत कैसे हो गया?
इसमें तो सभी का सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इस वाले समांतर श्रेणी में मुझे अंतिम पद दिख रहा है कि अंतिम पद अगर मुझसे कोई पूछे तो आप बोलो सर 3 यहाँ पर लास्ट वाला टर्म है। 3 के बाद कोई भी डॉट नहीं लगाया गया था। डॉट नहीं लगाने का मतलब पदों की संख्या निश्चित है, ठीक है, पदों की संख्या फिक्स है। तो पद कितने पद हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, हमने काउंट कर लिया ना कि 6 पद हैं, ठीक है, तो पदों की संख्या फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, निश्चित है। निश्चित मतलब ये परिमित हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे ही बोल दो डॉट नहीं है सर परिमित है, ठीक है, डॉट रहता अपरिमित है। कोई बात नहीं संगम, अगला क्वेश्चन ट्राई करना सही करने का, ऐसे इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर दिया गया, हाँ जी बताओ। सर इसमें डी क्या होगा? डी क्या होगा, इसमें चेक करो। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 3 - 1 करें कितना मिल रहा है, 3 - 1 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 में से -1 घटाऊं, 1 माइनस -1 कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर मैं -1 में से -3 घटाऊं, -1 + 3 देखो 2 मिल रहा है, हर बार आपको 2 मिल रहा है। अच्छा सर मैं सोची माइनस माइनस है ना, तो फिर सिंपल, देखो क्या करो, आप कहीं पर से भी ले लो, ठीक है, जहां पर से आपको आसान लगे। मैं पहले ही 2 टर्म को ले लूं, मैं बोल रहा हूँ सर -5 में से -7 को घटाऊं, ठीक है, 2 टर्म है, एक -5 एक -7, दूसरा पद -5 पहला -7, इसको घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ बनेगा सर -5 प्लस का 7। अब एक नंबर अगर नेगेटिव है, एक नंबर ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो आंसर जो आएगा घटा करके आएगा, ठीक है। तो घटा करके बोला 2, अब साइन जो आएगा वो बड़े वाले नंबर का आएगा, तो चिन्ह बड़े वाले नंबर का 7 का आएगा, तो प्लस का, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहां से आप यस डी सर। अगर पूछता तो हम निकाल देते, लेकिन पूछा नहीं गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ये वाला जो श्रेणी है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, परिमित है या अपरिमित है। फिर से चैट बंद कर दे रहा हूं और आपका पोल ऑन कर दे रहा हूं, ठीक है। 2 ऑप्शन में हटा देता हूं, 2 ही ऑप्शन है आपके लिए। चलिए, ए या बी, बहुत जल्दी से 1 सेकंड के अंदर मुझे दिख रहा है 9 आंसर आ गए हैं और 9 के 9 सही, बढ़िया, और आना भी चाहिए। 15 सर। हाँ अभी 15 आ गए, अभी 16 आंसर आ गए। अगेन 16 में 15 आंसर सही है, एक आंसर गलत हो रहा है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर शायद 20 बच्चों ने कह रहा ना, 20 या 21। तो अभी भी कुछ बच्चे हैं, आंसर करो, लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, इसका आंसर अभी तक नहीं किया हो, ठीक है। चलो तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो इसमें किसका आंसर गलत हो गया मुझे बताइए, लास्ट में तो संगम ने बताया था, इस बार आप लोग में से बताओ ईमानदारी से किसका आंसर गलत हो गया। किसी एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी का सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ पर 3 पहला पद है, 3 दूसरा 7 11 15 19, आखिरी वाला पद क्या है, आखिरी पद नहीं बता सकते क्योंकि 19 के बाद डॉट है, 19 के बाद ये और आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पर अंतर क्या है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। 19 के बाद 4 जोड़ोगे सर 23 मिल जाएगा, ठीक है। 23 के बाद 4 जोड़ोगे सर 27 मिल जाएगा, 27 के बाद 4 जोड़ोगे सर 31 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएगा ना, ये हमेशा अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो आप कहोगे सर ये अपरिमित है, अनंत तक बढ़ते जा सकता है, इसकी पदों की संख्या कुछ भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अनंत तक जाएगा, और अनंत तक जाएगा इसका मतलब अपरिमित होगा, ठीक है। इसके हम आखिरी पद बता ही नहीं सकते, ठीक है, अपरिमित होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समराइज कर रहा हूं, किसी भी समांतर श्रेणी के लास्ट में अगर डॉट दिख जाएगा तो अपरिमित रहेगा, डॉट नहीं दिखेगा तो परिमित होगा, सिंपल, सबसे बेस्ट ट्रिक। अगला जो टॉपिक है हमारा, जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो मैथमेटिक्स में आप कई बार, अब तक मैं कई बार यूज कर चुका हूं जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, कई आपको दिखा होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, कभी आपको दिखा होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कभी आपको दिखा होगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, है ना। कभी मैंने बोला 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, देखो एक होता है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, एक समीकरण में से एपी से हट करके एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो मैंने लिखा 5x + 4,
ये एक रैखिक बहुपद है, एक नॉर्मल सा मैंने बहुपद लिखा है, पर्टिकुलर है। लेकिन अगर मैं इसका व्यापक रूप लिखना चाहूँ तो आप कहोगे सर ये ax प्लस बी लिख दो। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर a और b की जगह कुछ भी नंबर आप भरते रहिए, ठीक है, a b की जगह पर कुछ भी भरते रहो। 2x प्लस 8 कर दो, 3x माइनस 9 कर दो, 7x प्लस 0 कर दो। ये सारे के सारे क्या होंगे व्यापक रूप में, ये सारे के सारे हमारे रैखिक बहुपद मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको सर हमारा व्यापक रूप ये होता है, एक जनरल फॉर्म इसको कह देते हैं, और इस पर हमारा बाकी सारा रैखिक बहुपद उस पर बैठ जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप कहोगे सर समांतर श्रेणी का भी कोई जनरल फॉर्म होता है क्या, व्यापक रूप होता है क्या? बिल्कुल होता है, और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे आप समझोगे इसको। जैसे मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूं, एक मैंने एपी लिया है, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा एक समांतर श्रेणी है। आप चेक करिएगा तो इसके हर एक पदों के बीच का अंतर आपको 4 दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे पहला वाला टर्म क्या है सर, यहाँ पर 3 लिखा गया है। पहला वाला टर्म जो है यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक। दूसरा वाला टर्म जो है ये क्या है, दूसरा वाला जो टर्म है ये पहले वाले टर्म में 4 जोड़ करके मिला है। पहला वाला टर्म तो मैं 3 ही लिख दिया, लेकिन दूसरा वाला टर्म 3 में 4 जोड़कर मिला होगा ना, 3 प्लस 4 करने से मिल गया, 3 प्लस 4। उसके बाद जो 11 है, ये 11 कैसे मिला, 7 में 4 जोड़ करके मिला होगा। इसमें मैंने +4 किया, इसमें मैंने +4 किया, फिर इसमें मैंने +4 किया, इस तरीके से भी बनाते जा रहे हैं। तो 7 में 4 जोड़ा। अब अगला टर्म नहीं पता करना है, बस मैं समझा दो, जो सुनने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा सारा चीज। 11 जो बना, 11 क्या होगा, 7 में 4 जोड़ा। अब 7 खुद में 3 + 4 है, तो आपको सर 3 + 4 में 4 एक बार और जोड़ दीजिए, मतलब 7 में 4 जोड़िए, 3 + 4 + 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया सर 15, अगला वाला टर्म 15 है, तो 15 कैसे मिला, 11 में 4 जोड़ा। 11 क्या है, 11 है 3 + 4 + 4, ये 11 है, देखो ये 11 है हमारा, ठीक है। इसमें 4 एक और जोड़ दिया, तो आपको दिख रहा है पहले वाले टर्म में पहले मैंने 1 4 जोड़ा, फिर यहाँ पर एक बार और 4 जोड़ दिया, और पिछले वाले टर्म में फिर से एक बार 4 जोड़ दिया। कुछ ऐसा चल रहा है, 4 जोड़ते जोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला टर्म 19 मिलेगा, लेकिन उसकी बातें अभी नहीं कर रहे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि पहला पद क्या है, ए का वैल्यू क्या है, बताओ। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, सर ए का वैल्यू आप बोल सर प्रथम पद यहाँ पर 3 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू किसी भी दो पदों के बीच का अंतर सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, तो 7 में से 3 घटाने पर आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो 4 जो लिख रहे हैं हम लोग बार बार, वो सार्वंतर है, डी का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं सर 3 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये 3 है, पहला वाला टर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, ये हमारा ए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पहला वाला पद लिखा हुआ है ए, दूसरा वाला पद क्या लिखा हुआ है, तो यहीं पर मैं लिखता हूँ, ये वाला जो टर्म है वो ए है। दूसरा पद क्या है सर, ए में डी जोड़ा गया था, ए + डी है। ये वाला टर्म क्या है, आपको सर ए में 2 बार डी जोड़ा, ए + डी + डी, ठीक है। ये वाला पद क्या है, ए में देखिए 3 बार डी जोड़ा, 3 बार 4 जोड़ा, ऐसे ही एपी बनाते जा रहे हैं। ए में हमने 1 बार डी जोड़ा, देखो यहाँ पर हमने 1 बार डी जोड़ा, यहाँ पर हमने 2 बार डी को जोड़ा, यहाँ पर हमने 3 बार डी को जोड़ा। अगला टर्म अगर निकालना हो तो 4 बार डी को जोड़ देंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस वाले टर्म को आप बोलोगे सर ये वाला जो टर्म है वो ए का तो ए ही रहेगा, ये वाला जो टर्म है ए + डी है, ये वाला जो टर्म है 2 बार डी जोड़ा तो ए + डी + डी 2D हो जाएगा, 3 बार डी जोड़ा तो ए + 3D हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ से भी क्या समझ में आ रहा है कि एपी बनता कैसे है, बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है उसका। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लिख लीजिए, आपको सर ये हमारा एक पहला पद हो जाता है, उसमें कोई भी सार्वंतर कोई भी एक फिक्स नंबर आप जोड़िए, डी सेकंड पद आ जाएगा। ए + 2D कर देंगे, मतलब 2 बार डी जोड़ेंगे तो आपको सब तीसरा पद आ जाएगा, 3 बार डी जोड़ेंगे चौथा पद आ जाएगा। अगर मैं इसके बाद वाला पद लिखने के लिए बोलूं तो आपको सर अगर ए + डी, ए + 2D, ए + 3D, अगला पद बार बोल दोगे ना, ए + 4D हो जाएगा। बताओ, अगला पद ए + 4D हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, ठीक है। सामान्य रूप में आप एपी को इस तरीके से लिखते हो, पहला पद आपने लिखा ए, दूसरे पद को आप बोलोगे सर ए + डी, तीसरे पद को बोलोगे ए + 2D, चौथे पद को बोलोगे ए + 3D, आगे जाकर ए + 4D, ए + 5D, ए + 3D, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी हमसे कोई पूछे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप लिखोगे सर ए + डी, ए + 2D, ए + 3D,
ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, जहां पर ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर है। ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया कि ये प्रथम पद को ही रिप्रेजेंट करेगा और डी हमेशा सार्वंतर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी भी अगर मुझे बोला जाए कि 3-4 जनरल फॉर्म लिखिए, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे 7 सामान्य पद लिख के बताइए, ठीक है, सामान्य पद लिख के बताइए एपी का, 7 लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे। पहला पद लिख दीजिए ए, दूसरा पद बोलोगे सर ए प्लस डी, तीसरा बोलोगे सर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। देखो 6-7 पद आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, समझ में आया? तो 7 पद मैंने लिख दिए। अगर मैं बोलूं कि चलो 4 ही पद लिख के बताइए, अगर मैं जनरल फॉर्म में बोलूं कि 4 पद लिख के बताइए, किसी एपी का 4 पद लिख के बताइए, तो आपको सर एक पहला टर्म आ जाएगा, एक टर्म यहां पर आएगा, एक टर्म यहां पर लिखेंगे, एक टर्म यहां पर लिखेंगे, 4 पद लिखेंगे हम लोग। तो पहला पद लिख दोगे ए, अब यहां पर ए में डी जोड़िएगा, एक बार डी जोड़ा, अब 2 बार डी जोड़िए, अब 3 बार डी जोड़िए, ठीक है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि एपी का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? यस सर। इस टाइप से आप जनरल फॉर्म बनाओगे। अब इसे जनरल फॉर्म का यूज करके हम एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे nवां पद का, ठीक है। तो अगला टॉपिक भी हमारा वही है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद या nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे ये देखो, अगर मैं बोलूं 2 5 8 11 14 17 20, कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। 3-3 जोड़ करके मैंने बना लिया। अगर मैं बोलूं कि यहां पर मुझे बताइए प्रथम पद, तो आप सभी बच्चे बता दोगे 2। अगर मैं बोलूं कि दूसरा पद मुझे बताइए, सेकंड पद, बताओ, यहां पर 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं तीसरा पद, थर्ड पद, बोलेंगे सर 8। काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं बोलूं कि छठा पद बताइए, 6वां पद, काउंट करिएगा सर 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला छठा पद है 17, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहला दूसरा तीसरा पद डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है ना जनरल आपसे पूछ ले कि 20वां पद बताइए, ठीक है। हो सकता है कि आपका 20वां पद पूछे, हो सकता है आपका 100वां पद पूछे। अब 100वां पद 20वां पद अगर पूछा जाए तो हम जनरल इस तरीके से लिखकर नहीं बना सकते, ठीक है। हमें पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला से ड्राइव करेंगे। अब फॉर्मूला सीधे आपको याद नहीं करना है, एक बच्चे ने लिख भी दिया, साइड में लिखा है, लेकिन हमें याद नहीं करना है, हम उसको समझेंगे। देखो ये जो लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर ये क्या है, हमारा एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, किसी भी एपी का व्यापक रूप लिखा हुआ है। जहां पर मैंने बताया पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, ए प्लस 2d तीसरा है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। देखो इसको आप बड़ा ध्यान से देखिए। पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन समझिए कि पहले पद दूसरे पद तीसरे पद को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे देखो, पहले पद को, पहला पद को आप इन जनरल ए से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर इसको हम कई बार A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दूसरा पद, ठीक है, सेकंड पद लिख के बताइए, ठीक है, सेकंड पद, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए लिखते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो A2 कहने का मतलब सेकंड वाला पद है, दूसरा पद है। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A5 का मतलब क्या हुआ, तो A5 का मतलब क्या हो गया, 5वां पद, ठीक है। अगर मैं बोलूं A100, इसका मतलब क्या हो गया, 100वां पद, ठीक है। 100वें नंबर पर जो पद रहेगा उसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं A18, इसका मतलब क्या हो गया, 18 पद, आपसे पूछा जा रहा है कि आप 18वां पद बताइए, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, 18 प्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, वो बता क्या रहा है, ठीक है।
तो ये 18 18वें पद को बता रहा है, ये 5वें पद को बता रहा है, ये 100 100वें पद को बता रहा है, ठीक है। A1 पहले पद को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर पहला पद A है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, सर ये हमारा A1 है, A1 है, ठीक है। यस सर। हो गया। A प्लस डी जो है सेकंड वाला पद है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, A2 है, A2 है। ये क्या है हमारा तीसरा पद है, तीसरे पद को हम क्या बोलेंगे, सर ये हमारा A3 है, तीसरे पद को A3 लिख देंगे। ये हमारा चौथा पद है, जिसको हम लिख देंगे सर A4, और ये हमारा पांचवा पद है, जिसको हम लिख देंगे A5, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद हमने लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, इसमें आपको ये दिखेगा कुछ, आप थोड़ा देखोगे तो जब A4 हम लिख रहे हैं तो A4 में क्या दिखा आपको, देखो यहाँ पर जब मैंने 4 लिखा तो चौथे पद में देखो यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है, एक कम। जब A4 लिखा हमने, A4 बराबर A प्लस 3D, देखो यहाँ पर मैंने 4 लिखा था और यहाँ पर 4 से एक कम लिखा, 3 लिखा, है ना। क्योंकि पहले वाले टर्म में A था, D नहीं था। दूसरे वाले पद में हमारा एक बार D आया, तीसरे पद में 2 बार D आया, चौथे पद में 3 बार D आया, पांचवें में कितने बार D आया था, पांचवें पद में कितने बार D आया था, 4 बार D आएगा, ठीक है। तो A5 जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सर A प्लस 4D, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखा तो देखो यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, बस इसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ A20 20वां पद, तो आप क्या बोलोगे, A प्लस, मुझे बताओ यहाँ पर क्या डालना चाहिए, 20वां पद में 19 बार D आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते अगर 20वां पद आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या करिएगा, एक कम कर दीजिए, यहाँ पर 19 लिख दीजिए, ठीक है। तो A20 आप लिख सकते हो, मैं फॉर्मूला बताऊंगा, अभी आप ध्यान से बस सीखते चलिए किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। A प्लस 19 D आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तीसरा पद बताइए A3, तो आप क्या बोलोगे, A प्लस 2D 2D, यहाँ पर 3 है तो सर आप एक कम करिए, तीसरा पद पूछ रहा है तो यहाँ पर 2D लिख देंगे, 2 बार D जोड़ेंगे, A प्लस 2D आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि A100 बताइए, 100वां पद, तो क्या बोलेंगे, A प्लस 99 99D, तो एक कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल कंसेप्ट डेवलप हो रहा है हमारा। बार बार जब इतना हमने लिखा, कई बार जब हमने इसको लिखा, मैंने कई बार आपको बताया A13, तो आप बहुत जल्दी बोलोगे सर A प्लस 12D। चलो मैं एक लाइन से लिख देता हूँ, A1 का मतलब आप A कह रहे हो, A2 का मतलब आप कह रहे हो सर A प्लस D, A3 का मतलब आप कह रहे हो सर A प्लस, एक सेकेंड, A3 का मतलब आप कह रहे हो सर A प्लस 2D, A4 का मतलब आप कह रहे हो सर A प्लस 3D, A5 का मतलब आप कह रहे हो सर A प्लस 4D। अब मैं लिख रहा हूँ A18, तो यहाँ पर बोल दोगे सर A प्लस 17D, और मैं A100 लिख दिया तो आप कहोगे सर यहाँ A प्लस 99D। ये सारा आपको समझ में आ रहा है अभी। A1 में तो ठीक है, A ही रहेगा, पहला पद रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, पहले पद में से A प्लस, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 1D, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी 1 है, 1 कैसे आया, 2 में से 1 घटा के, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैसे आया होगा, 3 में से 1 घटाया है, ठीक है, 3 में से 1 घटाया, तो A3 क्या बोलेंगे सर, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है, 3 माइनस 1D। मैं A4 बोल रहा हूँ, तो A4 बोल रहे हैं तो A प्लस 4 माइनस 1D, एक घटा करके लिख दे रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ A18, तो क्या बोलोगे, A18 में A प्लस 18 माइनस 1D, समझ में आ रहा है, 18 माइनस 1D, क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ A100, तो A100 में क्या बोलोगे, A प्लस, यहाँ पर क्या लिखें, 100 माइनस 1 99 कैसे आया होगा, 100 में से 1, 100 माइनस 1D। तो समझ में आ रहा है, जो भी पद पूछे उसमें से एक कम करके D गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे nवां पद बताओ, ठीक है, मान लो कोई भी जनरल 20वां पद, 25वां पद, 18वां पद, तो an कितना होगा, nवां पद, आपको सर ये क्या है, nवां पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो nवां पद क्या होगा, a प्लस n में से घटाइएगा तो n माइनस 1, नंबर में से आप बहुत जल्दी से घटा लेते थे, अब यहाँ पर n आ गया तो n में से घटा दीजिए, n में से घटाएंगे तो n माइनस 1 मिलेगा, समझ में आया। तो फॉर्मूला है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे बोला जाए nवां पद बताइए,
तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? अगर प्रथम पद a है, सारवंतर d है, nवां पद निकालने के लिए आपको सिर्फ एक प्रथम पद चाहिए, सारवंतर चाहिए, ठीक है, a d चाहिए, तो nवां पद हम निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर an, लिखने का तरीका देखिए, नोट करिए इसको। an क्या बनेगा? an बराबर a प्लस, यहां पर आपने n बोला तो एक n घटा दीजिए, n-1 d, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ, ये क्लियर है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? ठीक है, अब इतना फॉर्मूला है बार बार यूज नहीं करेंगे, अगर मैं जनरल आपसे जैसे बता रहा था ना वैसा ही करेंगे। अगर मैं आपसे बोल दिया ना कि अगर आप मुझे बताओ कि ए 15वां पद, तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस कितना लिखोगे यहाँ पर? 14 डी, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं ए 21, मुझे बताओ क्या लिखें? ए प्लस 20 डी, ठीक है, इतना लिखेंगे। और 20 डी कहने का मतलब क्या हो रहा है? 20 गुना डी। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि डी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, बाकी रेस्ट जो होगा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें इस पर बेस्ट, इस फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन करें। यस सर चलो, यस अच्छा सर। ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है क्या कि मुझे बताओ a -13 पद? नो सर। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो nवां पद जब भी आप पूछेंगे तो पहला से स्टार्ट होगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। -13वां पद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, -13वां पद कुछ नहीं होता। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चों को, ये देखो मैं आपको थोड़ा फिजिक्स में जा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स जो आप लोग पढ़ते हो, कितने बच्चे ने ये फॉर्मूला देखा है कहीं ना कहीं? देखा है ये सारा आपने? जिन बच्चों को Yes, याद sir. आ गया हैंड रेस करके बताइए कि हमने देखा है सर। फिजिक्स में गति का नियम में आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस dt। इस फॉर्मूला से क्या आप सिर्फ वेलोसिटी निकालते हो क्या? सिर्फ वेग निकालते हैं क्या? No sir. ये चार No, sir. चीजों में संबंध है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये क्या है? v फाइनल वेलोसिटी होता है, अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। a एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं, और d क्या है हमारा? t क्या है हमारा? टाइम है। तो इन चारों में एक रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कभी आपसे v निकालने के लिए पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी u निकालने के लिए पूछा जाए, कभी हो सकता है a पूछा जाए, कभी हो सकता है t पूछा जाए। तो यहाँ पर चार चीजों में रिलेशन है, इन चारों में कोई भी तीन दे करके आपको चौथा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, हो सकता है कि आपका nवां पद पूछा जाए, हो सकता है कभी आपसे d पूछा जाए, हो सकता है कभी a पूछा जाए। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन देते हैं। 5 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर बोला गया है a का वैल्यू 5 दिया गया, प्रथम पद आपको दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर का वैल्यू दे रखा है 3, n का वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है nवां पद, मतलब आपसे पूछा जा रहा है पांचवां पद। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पांचवां पद बताइए, क्या लिखेंगे? पांचवां पद के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? a5, a5 ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, a5 मतलब पांचवां पद। तो a प्लस कितना d, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अगर 5 आया है तो 5 से एक कम 4d। ठीक है, आपको फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर n था तो n-1 कर दिया, एक कम कर दीजिए, 5 में से एक घटा दिया, 4d आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देना, आप इतना लिखोगे झूठ मूठ का तो टाइम बस बर्बाद होगा। a प्लस 5-1d ऐसा मत लिखना, लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। तो एक स्टेप आप छोड़ सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू आपका 5 मिल रहा है यहाँ पर, 5 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 3 डी। देखो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, मुझे बताओ मैंने सही किया क्या? 5 + 4 मैंने कर दिया, 5 4 9 गुना 3, और ये मैंने बोल दिया 27। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? सर गलत। क्यों गलत? क्या गलत कर दिया मैंने? क्योंकि सर 4 और 3 की मल्टीप्लाई। हाँ, पहले मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे सिंपली सर ये जो आपने किया वो गलत कर दिया। क्या गलत किया मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये नोट मत करना। 5 और 4 को मैंने पहले जोड़ दिया, उसके बाद गुना किया।
जबकि आपको पता है सर अगर जोड़ और गुना एक साथ हैं तो बॉडमास का नियम ये कहता है पहले गुना करिएगा बाद में जोड़िएगा। पहले गुना करिएगा ना आप, तब जाकर बॉडमास का नियम क्या पढ़ाया था। तो बॉडमास में आपको पता है पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, मतलब जोड़, फिर घटाओ। तो पहले गुना करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर से आपको बॉडमास का नियम याद होगा, आपको पता पहले गुना होगा, ठीक है, ये वाला पहले होगा। तो आपको सर 5 प्लस 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, और यहाँ पर 12 5 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर इनवा पद यानी पांचवा पद कितना आ जाएगा, A5 हमारा 17 आंसर। क्लियर? आज Yes, प्रैक्टिस sir. करो इसके क्वेश्चन, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन से नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर बस सारवंतर माइनस का दे दिया है, बोला गया है ए का वैल्यू आपका दे रखा है 7, ए का वैल्यू दिया रखा है पहला पद 7, डी का वैल्यू इस बार दे रखा है -3, एन का वैल्यू है 8, आपसे पूछा जा रहा है 8 8 एनवा पद, मतलब A8 पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो A8 बताइए, ठीक है। तो A8 कितना है, 8वां पद, आपसे पूछा जा रहा है 8वां पद। तो 8वां पद को हम A8 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉर्मूला मुझे बता दो कोई फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक कम करके कितना लिखें, A प्लस कितना लिखें, 7D. 7D। यहाँ पर 8 है तो एक कम कर दो, 8 में से एक घटा दो, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो 8 - 1D, लेकिन ये मैं स्टेप स्किप कर रहा था, आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा A + 7D, ठीक है। डायरेक्ट बोल सकते हो सर यहाँ पर 8 था तो बीच में यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, A का वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू आपका 7, ठीक है, 7 पुट कर दिया, प्लस 7 के जगह तो 7 लिखेंगे, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू इस बार -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 पुट करिए, इसको बस सॉल्यूशन करिए, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आएगा 7 प्लस, ये देखो 7 को -3 से गुना करना है, 7 को -3 से गुना करके कितना मिलेगा बताओ, 21, और एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से गुना होगा तो -21, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक से गुना होगा तो -21, तो मिलेगा सर यहाँ पर, ये भी आप कर सकते हो -21, तो ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन से जब गुना होगा तो प्लस माइनस क्या मिलेगा, तो यहाँ पर कह सकते हो सर प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे 7 - 21, और 7 में से 21 घटाइए, देखिए कितना मिल रहा है, 7 में से 21 घटा रहे हैं, देखो 21 में से आप अगर 7 घटाओगे तो आपको पता सर यहाँ पर 14 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 7 में से 21 घटाऊं तो आपको पता ना माइनस का 14 आएगा। एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना, 3 में से 2 घटाते हो तो आपको 1 मिलता है, 2 में से 3 घटाते हो आपको माइनस का 1 मिलता है, ये पढ़ा था ना आपने। तो आपको साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना है, ये छोटा छोटा गलती नहीं होना चाहिए फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आपका नंबर कटता है उससे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर छोटा में से बड़ा घटाएंगे, घटा करके तो आंसर आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का 14 आंसर आएगा। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर कितना छोड़ेंगे, इसको मिटा देता हूँ, फाइनली लिख दोगे सर A8 8वां पद बराबर -14, और इतना आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर, समझ में आया? ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, तो ऐसे Yes, sir. कैलकुलेशन हो जाएंगे तो आगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे एनवा पद ही पूछे, यहाँ पर बोला गया है आपका फॉर्मूला वही लगेगा, A का वैल्यू -3 दिया गया है। अब मुझे सारवंतर का वैल्यू नहीं पता, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, आपसे सारवंतर पूछा जा रहा है। अगर n का वैल्यू 4 है और nवां पद 12 है, मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए चौथा पद, ठीक है, 4वां पद या चौथा पद, ठीक है। तो आपको सर A4 का वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है, चौथा पद जो है 12 है। देखो बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बेस्ट क्या होता है, आप फॉर्मूला से स्टार्ट करिए। आप बोलोगे सर हमने क्या पढ़ा है, हमें nवां पद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हम जानते हैं an बराबर A + n - 1D, और इसी फॉर्मूला को यूज करें
तो हम लिख सकते हैं A4, क्योंकि हमारा दिख रहा है चौथा पद दे रखा है, ठीक है। A4 बराबर A प्लस 3D। कितना सभी को क्लियर है? A4 बराबर A प्लस 3D, 4 - 1 किया। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करिए, जिसका जिसका भी वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। A4 का वैल्यू आपको दिख रहा है ना 12, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार किया है ना कैलकुलेशन वाले, जो वैल्यू पुट पता है उसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो A4 का वैल्यू आपको सर यहाँ पर 12, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास 12 है, बराबर। A का वैल्यू कितना? पहला वाला पद, तो प्रथम पद आपका -3, यहाँ लिख दिया -3 प्लस 3 इंटू डी, 3D, तो उसको 3D ही लिख दो। 3 इंटू डी लिखने की कोई नीड नहीं है, डी का वैल्यू तो पता नहीं है, 3D लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप पहचान, एक तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। -3 उधर जाएगा, ठीक है। तो -3 को आप इधर लेकर आओ तो +3 बन जाएगा, ट्रांसपोज मेथड। 12 + 3 बराबर 3D, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिलेगा सर 15 बराबर 3D, ठीक है। तो इसके आगे का सोल्यूशन मैं इधर लिख रहा हूँ। आपको पता है सर 3D का जो वैल्यू आया वो 15 आया, तो D का वैल्यू कितना आएगा? D जो है 3 के साथ गुना में है, इधर क्या आएगा? 15/3 डिवाइड हो जाएगा, 15/3 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर डी यानी सारवंत्र कितना रहेगा? 5 रहेगा। देखो यहाँ पर आपको एनवा पद नहीं पूछा गया, आपसे सारवंत्र पूछा गया था, और आपने इसी फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके आपने सारवंत्र भी बता दिया। क्लियर है? इतना Yes. क्लियर है तो यस लिख के बताओ। यस सर। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस बार बार करिएगा, और घर पर ये सारे क्वेश्चन को खुद से करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिर से सिमिलर, चलो इसको आप खुद से सॉल्व करो। इसका आंसर आप लोग बताओ। ए का वैल्यू है -18, ठीक है। पहला वाला पद है -18। डी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है n मतलब 10, ठीक है। n का वैल्यू 10 दे रखा है और nवा पद 0 है, मतलब यहाँ पर क्या बोलोगे सर? nवा पद 0 है, n कितना है? 10 है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 10वां पद 0 है, इसका मतलब क्या होगा? आपको सर इसका मतलब ये है कि 10वां पद, ऐसे सोचो 10वां पद, n का nवां पद 0 है, n का वैल्यू 10 है, तो 10वां पद, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर हमें दे रखा है 10वां पद, ठीक है, 10वां पद। यानी आप कह सकते हो A10 का वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है। A10 का वैल्यू 0 है। बाकी सॉल्व करिए, डी का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला का यूज करिए। डी का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। सिंपली आप बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, फॉर्मूला है। a का वैल्यू an कितना? यहाँ पर an के जगह पर आपने बोल रहा है nवा पद, nवा पद कितना है? A10। आपको हमें क्या क्वेश्चन में रखा है? A10 बराबर a प्लस n माइनस 1, यानी मैं लिख दे रहा हूँ 10 - 1d। ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा अगर डायरेक्ट आप लिख दोगे A10 बराबर a प्लस 9d, ठीक है, इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन रुक रही है क्या? आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, सही कर दो। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? ठीक है, तो मैं सीधे बोला सर A10 का वैल्यू कितना लिखेंगे? A10 बराबर 10वां पद जो लिख देंगे वो लिख देंगे a प्लस 9d, 10 में से एक घटा दिया। अब A10 कितना है? 10वां पद आपका 0 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 भर दीजिए, 0 बराबर a का वैल्यू -18 है, मैं भर दे रहा हूँ यहाँ पर -18, ठीक है, जो है बस भर दो, प्लस 9d, ठीक है, 9d। हाँ बिल्कुल 2 आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा था आपने। अब ये -18 जो इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 0 + 18 बराबर 9d। बाकी के सोल्यूशन में इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बोलोगे यहाँ से कि सर 9d का वैल्यू जो आ रहा है 0 + 18, और 0 और 18 को जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा ना, 18 आएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? डी का वैल्यू 18/2, यानी डी का वैल्यू आपको होगा सर यहाँ पर 2 आ जाए, सॉरी 18/9 आ रहा है, 18/9, ठीक है, 18/9, और यहाँ से काटोगे 9 दूनी 18, ठीक है, तो आ जाएगा डी का वैल्यू 2। क्लियर? तो डी का वैल्यू 2 आया, मतलब सारवंतर यहाँ पर 2 आ रहा है। ये क्लियर है सभी का? तो आपसे चाहे ए पूछा जाए, चाहे डी पूछा जाए, चाहे एन पूछा जाए, आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, सर पोल ये में तो सारा पोल में क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं।
चलो ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पोल में अगले क्लास में कर लेंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा अगले क्लास में। एक जनरल आपसे एपी लिख दिया गया, आपसे बोला गया 10वां पद। अब 10वां पद मैं लिखते नहीं रहूंगा, ठीक है, कि 10 पद तक लिखेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। आप सिंपली इसको देखकर बोलोगे सर इस एपी को देखकर मुझे बताइए पहला पद क्या है, ए का वैल्यू कितना है। 2 सर। अब देखो वन मोर थिंग, आप इतना लैंग्वेज मत लिखना कि प्रथम पद सार्वंतर वगैरह नहीं, आपको पता है जनरल एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, तो सिंपली बोले सर ए लिख दीजिए, मतलब प्रथम पद यहाँ लिख दीजिएगा 2। एग्जाम में इतना लिखना होगा, आपको डी लिखना होगा, डी कितना होगा 7 में से 2 घटा दीजिए, कहोगे सर 7 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5, ठीक है, तो डी का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछा गया 10वां पद, ठीक है, आपसे पूछा गया है 10वां पद, तो इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है A10, तो A10 का वैल्यू कितना, A + 10 - 1D, 10 में से 1 घटा दिया, ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे A + 9D, लिख सकते थे ना, A + 9D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू हमारा 2 है, लिख दिया 2 + 9 × D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 5। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा है। 2 को तो 2 लिखा, प्लस पहले गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, ठीक है, 45 में 2 जोड़ा 47 आ गया आंसर, ठीक है, 47 आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे अगले क्लास में, अभी आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, डेसिमल वाले क्वेश्चन, या फिर जहां पर डी का वैल्यू नेगेटिव आए, है ना, ऐसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पोल में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल आप पूछिए, और डाउट नहीं है तो बिल्कुल अभी आप लेफ्ट कर सकते हो।